हेलो एवरीवन, हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। आज वेव ऑप्टिक्स का लास्ट क्लास है। हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में वेव का इक्वेशन लिखना, वेव का सुपरपोजिशन, फिर इंटरफेरेंस, फिर डिफ्रैक्शन, ये टॉपिक्स कवर किए। एक लास्ट टॉपिक बच गया है वेव ऑप्टिक में, वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, आज उसको कवर करते हैं हम लोग। पोलराइजेशन क्या है समझते हैं। जब आपको पढ़ाया गया कि किसी भी ईएम वेव का जो सोर्स होता है वो हमेशा एक एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, और जब वो ईएम वेव जो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तो उसमें से ईएम वेव एमिट होती हैं और चलती हैं। तो जिस दिशा में चलती है उसके दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है इन फेज, ये आपको बताया गया। अब मान लीजिए ये तो एक इलेक्ट्रॉन का बात हो, कोई एक चार्ज पार्टिकल की बात हो, लेकिन कोई सोर्स होता है उसमें तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है, बल्ब का फिलामेंट है, तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो एनर्जी रेडिएट लगातार कर रहे हैं। कोई ट्यूब है तो उसमें बहुत सारे आयंस और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, हर अलग अलग से एनर्जी निकाल रहे हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल का जो एक चार्ज पार्टिकल से ईएम वेव निकली, उसका ई एक प्लेन में होगा, उसका बी एक प्लेन में होगा। ऐसा करते हैं। सिर्फ अब हम लोग एक ई है तो बी आप जानते हैं, दोनों को एग्जिस्टिंग फील्ड्स होते हैं। आप किसी एक फील्ड की बात किए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम लोग सिर्फ ई की बात करते हैं। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल की ओर से अगर एक लाइट जा रही है तो किसी एक दिशा में ऐसा ई हुआ, लेकिन यहाँ मल्टीपल चार्ज पार्टिकल्स है तो किसी चार्ज पार्टिकल का इसमें हुआ, किसी का ऐसे हुआ, किसी का ऐसे हुआ, किसी का ऐसे हुआ। तब if the source has got multiple charge particles, then the electric field developed by different charge particles will be in different planes. So when such a light moves, so we can expect कि electric field is vibrating in different planes, and such a light is known as general light. General जो हम लोग देखते हैं, general light, जनरल मीन्स क्या होगा, वेयर ई, अब ई एक बार और लिख देते हैं एंड बी, बार बार हम लोग ई एक बार ना, ई है तो बी होगा ही। ए इज वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। डिफरेंट प्लेन्स की जगह हम लिखते हैं मोर देन वन प्लेन्स इन मोर देन वन प्लेन। तो ऐसे लाइट को हम जनरल लाइट कहते हैं, जनरल लाइट ऐसा बोलेंगे। इसको सिंबॉलिक दिखाने का तरीका है, एक तो ऐसे हुआ, एक तो ये तरीका दिखाने का, ऐसे एरो बना दिया जाता है। ये फ्रंट व्यू हुआ, फ्रंट मतलब ऐसे लाइट आ रही है या जा रही है, फ्रंट व्यू है। तो आता ही है बोला है बिकॉज हम लोग जाता हुआ लाइट को नहीं देख सकते, आते हुए लाइट को देखेंगे। तो लाइट ऐसे आ रही है, हमारे आंख तक आ रही है, इसलिए हम लोग कई ऐसे सिंबल बना दिए, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, कई मल्टीपल प्लेन बना दिया। तो ये हम लोग ऐसे का फ्रंट व्यू, उस लाइट का फ्रंट व्यू बनाए। सामने से देखने से ऐसे लाइट दिखेगा नहीं, सिंबल, ये सिंबल हुआ, नोटेशन हुआ। ऐसा लाइट तो अलग सेंसेशन से दिखता है, एक ये तरीका है। और या दूसरा तरीका है साइड व्यू से, ऐसे लाइट जा रही, इधर जा रही है तो ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे बना देते हैं। ये इस प्लेन का वाइब्रेशन हो गया, और एक डॉट बना देते हैं इस सब जगह पे। तो डॉट से ये दिखा रहे कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, उस प्लेन में है, तो मोर देन वन हो गया। तो इस तरह से हम दो तरीके से, ये इसका साइड व्यू हो गया।
ये सिंबल हो गया साइड व्यू का। तो ऐसे हम जनरल लाइट को दिखाते हैं। अब पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट क्या होगा, इसी का जस्ट अपोजिट, कि ऐसा लाइट जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी एक प्लेन में ही वाइब्रेट करे, तो ऐसे लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। ठीक है। और ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो जनरल लाइट को पोलराइज लाइट बना दे उसको हम पोलराइजर कहेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा जाए कि E vibrates in a single plane. E vibrates in a single plane, एक प्लेन वाइब्रेट होगा तो उसको हम पोलराइज लाइट कहेंगे। और इसको दिखाएंगे कैसे, इसको तो सिंपल ऐसे दिखा सकते हैं, साइड व्यू बना रहे हैं, साइड ऐसा, सिर्फ ये वाला एरो बनाए या फिर सिर्फ हम डॉट बना दें, समझे बात। तो इस प्लेन का हो गया, चाहे एक दो प्लेन दिखा दिया। तो ये तरीका है पोलराइज लाइट का दिखाने का। तो ये है जनरल लाइट, ये है पोलराइज लाइट। ठीक है। अब मैंने कहा कि जनरल लाइट को हम लोग पोलराइज कर सकते हैं, जनरल लाइट से हम पोलराइज लाइट बना सकते हैं। और ऐसा कोई भी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट को हम पोलराइजर कहेंगे। तो हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे किसी जनरल लाइट को हम पोलराइज कर सकते हैं, है ना। चलिए देखा जाए, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, मेथड्स बोल देते, ऐसे लिखिए, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। Methods of polarization. Methods of polarization. पहला मेथड बाय रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्लेक्शन। जब कहीं ऐसा देखा गया है कि जब मान लीजिए ये रेयर मीडियम हो गया, इधर डेंसर मीडियम हो गया, तो आप जानते हैं कि अगर किसी एंगल पे लाइट आएगा, यहाँ पर वेव हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट भी करता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी करता है। वेव मानते हैं तो हर मीडियम बाउंड्री से कुछ रिफ्लेक्शन कुछ रिफ्रैक्शन दोनों होता है। तो इस अगर हम इसको जनरल लाइट बनाए, ऐसा जनरल लाइट बनाने के लिए हम क्या की, वही एरो भी बनाए और डॉट भी बनाए, डॉट भी ऐसा बनाए ऐसा। तो देखा जाता है कि जो लाइट ऐसे लौटती है वो थोड़ा बहुत पोलराइज हो जाती है। तो हम क्या किए, दो में डॉट बनाए, एक में नहीं बनाए, ऐसा नहीं, ऐसा बनाया जाए, ऐसे तीन में डॉट बनाए हैं, वो दो बनाए, मतलब कुछ हल्का सा पोलराइज हो जाता है। सेम चीज इधर भी होता है, इधर भी थोड़ा पार्शियल पोलराइज हो जाता है। ध्यान से, ऊपर में तीन डॉट बनाए हैं, दो एरो बनाए हैं, नीचे में तीन एरो बनाए हैं, दो डॉट बनाए हैं, ऐसा होता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है, देखा जाता है। तो एक साइंटिस्ट हुए ब्रेवस्टर, ब्रेवस्टर नाम के साइंटिस्ट हुए। उन्होंने जब देखा कि ये तो पोलराइज हो रहा है, तो जो पार्शियल, दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड, पार्शियल पोलराइज्ड, तो उन्होंने क्या किया, और फाइन करने की कोशिश किया, और इसको अच्छे से पोलराइज करने की कोशिश किया। एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने देखा कि जब ये इंसिडेंट रे
ऐसे एंगल पे गिर रही थी कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे जब ये 90 डिग्री पे हो जाता था तब उन्होंने देखा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जा रहा था। इसमें हम 3 डॉट्स बना रहे हैं, ये तो अभी भी पार्शियल ही था। ये ब्रेवेस्टर ने देखा, ये एंगल को हम लोग आईपी कह रहे हैं, पोलराइजिंग एंगल भी कह सकते हैं, ये भी आईपी ही होगा, पोलराइजन है तो। ये मान लीजिए आर हो गया, ये चीज ये रेयर था और ये डेंसर था। ब्रेवेस्टर ने देखा कि एक ऐसे एंगल, हमेशा तो कुछ कुछ पार्शियल होता है, बट ऐसा उन्होंने एक एंगल चुना जो जिससे कि क्या हुआ कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई और जो रिफ्रैक्ट हुई, उन दोनों के बीच में अगर राइट एंगल हो, दोनों अगर राइट एंगल पे हो गई तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कंप्लीटली पोलराइज हो गई। दिस इज परफेक्टली पोलराइज्ड। ठीक है, and this statement is known as Brevester's law. Law means we don't need to prove it, it has been observed. So what is Brevester's law? लिखा जाए Brevester's law। Brevester's law लिखे कि if light is incident from a rare medium to denser medium, light is incident from a rare medium to denser medium at such an angle of incident, at such an angle of incidence, such an angle of incident that such an angle of incidence that the reflected and refracted ray becomes normal. Reflected and refracted ray becomes normal to each other, then the reflected ray gets perfectly polarized. Reflected ray gets perfectly polarized। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। इधर एयर, मान लीजिए इधर एयर हो गया, इधर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हुआ, तो हम यहाँ स्नेल्स लॉ लिखे तो क्या लिखेंगे, 1 साइन आई पी इज इक्वल टू म्यू साइन ये वाला आर, म्यू साइन आर। सो साइन आई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू साइन आर। साइन आर इज देखा है 90 है और आई पी है, तो तीनों का सम 180 होना चाहिए, यानी आर जो है 90 माइनस आई पी होना चाहिए। इट बिकम्स 90 माइनस आई पी। सो साइन आई पी इज इक्वल टू म्यू cos IP, so it becomes tan IP equal to mu। so एक तो फॉर्मूला बन गया, IP यहाँ से निकल जाएगा, where IP is known as polarizing angle, और कहीं कहीं तो ब्रेवेस्टर एंगल भी पूछ लिया है, ब्रेवेस्टर्स एंगल भी कह लेते हैं। एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहीं लिख देगा तो सब एक ही बात हुआ। दिस इज द मेथड बाय रिफ्लेक्शन,
एंड वी हैव ए फॉर्मूला जिस पे न्यूमेरिकल आता है वेस्टर्स लॉ पे tan IP इज म्यू। अगर बालक रेयर डेंसर होगा तो ध्यान रखना ये डेंसर का विथ रिस्पेक्ट टू रेयर है, ये म्यू है, इसके म्यू का इसका विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। तो मान लो μ1 μ2 है तो यहाँ क्या लिखाएगा μ2 विथ रिस्पेक्ट टू μ1, डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर वो लिख देना है। ठीक है, ये जो म्यू है यहाँ ये है डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर। This is first method of polarization, that is polarization by reflection. Okay, next हम लोग आएंगे आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके सारा नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से। अगला दूसरा तरीका है बाई डबल रिफ्रैक्शन। कहीं कहीं तो एक रिफ्रैक्शन भी होता है, जैसे कि एक वो भी लिख लेते हैं बाई रिफ्रैक्शन भी कहीं कहीं लिखेगा, हालांकि बहुत ही लिस्ट यूज है बिकॉज बहुत कम्बरसम होता है, हल्का समझ लेना बालक। जैसे कि मान लो ये एक आपने IP पे गिरा दिया ये वाला, और ये आपका थोड़ा ये पोलराइज हो गया, ये पार्शियल पोलराइज हुआ। अभी इससे ऐसे ही ऐसे और स्लैब्स रख दिया जाए, फिर इधर एयर होगा तो फिर ये पोलराइजिंग एंगल पे ही गिरेगा। ध्यान समझ में आ रहा है? जैसे ये आया तो अब ये तो पैरेलल ही होगा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, IP भी होगा तो यहाँ से फिर पोलराइज होगा। ये पार्शियल पोलराइज हुआ तो थोड़ा और छन गया, फिर ऐसे मल्टीपल करते चले जाएंगे, समझ रहे हैं? तो कई बार में जाके फाइनली ये वाला भी क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। तो ये बहुत ही कम्बरसम होता है, ये बस थ्योरी है, इसमें कोई खास ये प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी खत्म होती चली जा रही है ना हर बार, तो ये तो हर बार ये तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, वो तो पोलराइज हो ही रहा है। जो ये बार बार आगे बढ़ रहा है पार्शियल मतलब एक तरीके से छनते जा रहा है, स्क्रीन करते चले जा रहे हैं, तो कई सेवरल स्लैब के बाद वो भी क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। तो इसको कभी कभी बाई रिफ्रैक्शन पोलराइजेशन भी रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए ज़्यादा इसको समझने का आते। थर्ड वन देखिए, बाई डबल रिफ्रैक्शन। एक डबल रिफ्रैक्शन प्रोसेस है, वो देख लीजिए। वो क्या होता है, निकोल प्रिज्म होते हैं, निकोल प्रिज्म होते हैं जो कैल्साइट के बनते हैं। कैल्साइट ओ है, जानते होंगे आप लोग, कैल्साइट क्या बनते हैं। उनका ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब उसमें से कोई अनपोलराइज्ड लाइट जब जाती है तो वो उसको दो भाग में तोड़ देते हैं। ये दो भाग में टूट जाती है रे। एक तो ऑलमोस्ट सीधे चली जाती है, ऑलमोस्ट डेविएट ही नहीं होती, और एक जो डेविएट होती है, रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन। ये इस जो कैल्साइट का ये प्रॉपर्टी है कि इसको दो भाग में, दो टुकड़े में टूट जाता है। एक तुरे जैसा लगता है कि उसको कोई उसके इस कैल्साइट के कॉर्ड से जो है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा प्रिज्म से, वो सीधे चली जाती है। और एक जो जनरली जो जैसा रिफ्रैक्शन होता वैसा हो जाती है। तो ये जो जाती है ये वाली, इसको ई रे बोलते हैं, इसको ओ रे बोलते हैं। ये जो है ये पोलराइज हो जाती है, ये सीधे पार कर जाती है, पोलराइज भी हो जाती है, पार भी कर जाती है। और ये वाली जनरली नहीं पोलराइज होती, ऐसे घूम जाती है। तो ये ऐसा ऑब्जर्वेशन है, इसी को निकोल प्रिज्म कहा जाता है। या कहीं कहीं पार्शियल पोलराइज में लिखा है तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ई रे मतलब ई वाला ई रे बोलते हैं। ई रे का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ओ रे का मतलब ऑर्डिनरी से, ऑर्डिनरी जो सिंपल लॉ को फॉलो करती है। अब अगर हम इसमें से दोनों को कुछ मिला हटा ले तो सिर्फ ई रे अगर बाहर निकल जाए तो क्या होगा, ये अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट निकलेगी इसमें से। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके फेस पर ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, अक्सर ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल बनते हैं कनाडा बाल्सम मटेरियल होता है, कनाडा बाल्सम से बनता है। इसकी ऐसी ये तो अभी भी पार कर जाएगा आपका कौन, ई रे, ये पोलराइज्ड लाइट निकल गई। ध्यान रखेंगे डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ध्यान रखेंगे। जैसे पिछले में भी जो रिफ्लेक्शन बनाया ऊपर हमने डॉट बनाया है, वहाँ लाइन नहीं बना सकते। रिफ्लेक्शन में डायग्राम में आप जाकर देखिए जहाँ पे रजिस्टर लॉ पढ़ाया गया है, जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है उसमें डॉट रिफ्लेक्ट हुई है। जैसा ये प्लेन था उसी के पैरेलल होगा वो। जैसे ये ऐसा प्लेन था जहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ था तो इसके पैरेलल जो है वही पास करती है, वो ध्यान है। यहाँ पे भी जो ये प्लेन है इसी प्लेन जो मतलब जिस चल रहा है इसी प्लेन के परपेंडिकुलर वाला ही पास करता है। और ऐसा ही इसका म्यू चुनते हैं, ये एंगल ऐसा चुनते हैं कनाडा बाल्सम लगा के कि ये जो एंगल यहाँ नॉर्मल पड़े वो इसके आईसी से ज़्यादा हो जाए। तो क्या होगा, ये यहाँ से इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी रे लौट जाएगी, ई रे पास कर जाएगी। तो अब आपको ये पोलराइज्ड लाइट मिल गया। सो इसको बोलते हैं, ये होते हैं, इसको बोलते हैं भाई डबल रिफ्रैक्शन। इतने नाम जानना है। फोर्थ प्रोसेस है बाय स्कैटरिंग। बाय स्कैटरिंग ये क्या है, ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्या चीज है? स्कैटरिंग भी एक ऑप्टिक्स का ही फिनोमेना है और वो अलग ढंग से पूरी पढ़ाई होती है, डिटेल पढ़ाई होता है। हम लोग को पढ़ाई हो रहा है, स्कैटरिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। रेलिस लॉ एंड बहुत सारा बातें इसमें। हम लोग को एक रिजल्ट भी याद रखना है कि जब स्कैटरिंग के होता क्या है कि जब लाइट जैसे सन रेज आती है तो जिन भी एटमॉस्फेयर से टकराती है मॉलिक्यूल से, एयर मॉलिक्यूल से टकराती है तो वो वहाँ से एब्जॉर्ब एंड देन री एमिट हो जाती है। तो जैसे एक आया और कई टुकड़े में से टूट गया तो स्कैटर, इसका मतलब बिखर जाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कई फिनोमेना हैं, लाइट के कई फिनोमेना हैं जिसमें स्कैटरिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि अगर आसमान साफ है तो ब्लू दिखता है, तो ब्लू दिखना इसी स्कैटरिंग की वजह से होता है। क्यों ऐसा होता है कि जो स्कैटरिंग के लॉज हैं, जो रेलिस लॉ है उसमें देखा जो आई प्रोपोर्शनल नीचे लेमडा, प्रोपोर्शनल 1/λ के पावर होते हैं 4 या समथिंग, तो लेमडा नीचे होता है। मतलब जो कलर का लेमडा कम है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। जैसे कि विवग्योर देखिए विजिबल लाइट में तो सबसे कम लेमडा तो वॉयलेट का है, लेकिन सच में जो वॉयलेट कलर है ना वो इंसान को नहीं दिखता है। हम लोग को अक्सर नहीं, वो चीज़ें हम लोग को ऑब्जर्वेबल रेंज में नहीं आती। जो सबसे ज़्यादा देखने वाला पहला देखने वाली चीज़ है वो ब्लू। इंडिगो बहुत पतला लाइन है तो ब्लू ही ज़्यादा हमको दिखता है ऊपर में सबसे टॉप में। इसीलिए जब ही लाइट एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया तो एटमॉस्फेयर के एयर के मॉलिक्यूल से टकरा के वहाँ से स्कैटरिंग चालू होता है। तो जिसका लेमडा कम है वो ज़्यादा स्कैटर होता है, इसलिए ब्लू ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, इसलिए हमको ब्लू कलर वहाँ फैल जाता दिखता है। और जो बाकी कलर है ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, ये सब पास कर जाता है। अब इसीलिए देखिए सन से चलाता वाइट लाइट, ऊपर से चीज़ें थोड़ा ब्लू निकल जाती है तो इधर का ऑरेंज, रेड, येलो मिल के एक अलग सुनहरा सा धूप दिखता है।
है ना, एकदम व्हाइट नहीं, सन का रेज एकदम व्हाइट नहीं दिखे, बिकॉज उसमें से रिव्यूअर में से कई हिस्से बाहर आ गए तो थोड़ा कलर आ जाता उसमें, तो स्कैटरिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, हाई अल्टीट्यूड जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वो एकदम वाइट कॉटन की तरह दिखते हैं, उनका दिखना भी स्कैटरिंग का ही प्रभाव है। उसमें क्या होता है, तो कहता है कि अगर मॉलिक्यूल छोटे छोटे हैं तब तो रेलीज लॉ के हिसाब से होता है कि छोटा लेमडा वाले का ज़्यादा स्कैटरिंग होता है, बट वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल से, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, बादल में क्रिस्टल्स होते हैं H2O के, तो अगर साइज बड़ा है तो ऑलमोस्ट ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड एट सेम लेवल। इसलिए जो बादल से जब टकराता है व्हाइट लाइट तो सभी कलर एक जैसा ही बिखर जाते हैं, इसलिए वापस सभी कलर हमको दिखते हैं, इसलिए व्हाइट दिखता है। इसलिए प्रूफ भी होता है कि सन का जो एटमॉस्फेयर में आने से पहले जो सन का रेज था व्हाइट था, इसलिए बादल व्हाइट दिख रहा है। और जहाँ कहीं नहीं रुका, सीधे आ गया, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स टकरा तो वहाँ ब्लू दिखता है। तो ये सब उसी कोप्रभाव है। ओके, तो हमको बस ये जानना है कि इससे मान लीजिए सन है और इससे ऐसे सन रेज आ रही है, तो कोई एक रे ले ली जो अनपोलराइज्ड है। सन रे से आने वाली रेज अनपोलराइज्ड होती हैं बिकॉज उसमें बहुत सारा सोर्स है। अब वो किसी एक छोटे से मॉलिक्यूल से टकराया तो क्या होता है, अब टकराएगा तो यहाँ भी कई दिशाओं में ये बिखर जाता है, हर आँख वहाँ से बिखर जाता है। तो कहता है कि लेकिन ये देखा गया कि वो बिखराव जो इनिशियल डायरेक्शन के 90 डिग्री पे है, दैट गेट्स पोलराइज्ड, दिस बिकम्स परफेक्टली पोलराइज्ड। It's an observation. Not all rays, only those which are reflected parallel, scattered parallel, normal to the incident direction, gets perfectly polarized. And this is an observation. We have no law and कोई फॉर्मूला नहीं है, बस याद रखना है। बिकॉज थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता कि 4 पार्ट दे कौन सा प्रोसेस स्कैटरिंग में यूज होगा नहीं होगा, तो नाम जानना है और इसमें कुछ और जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। लास्ट जो चीज़ है वही पढ़ना थोड़ा, भाई डाइक्रोइज्म। ये एक पढ़ना, इसी में थोड़ा डिटेल है, इसको हम लोग डिटेल पढ़ने जा रहे हैं बाई डाइक्रोइज्म। और ये लास्ट है 5वां। 5 मेथड्स मेन हैं हमारे, 5वां हम लोग देखने जा रहे हैं डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म का मतलब होता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। डाइक्रोइज्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ ऐसे पाए गए हैं या आर्टिफिशियली बनाए भी जाते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाई जाती हैं जिसमें जब लाइट जब आता है, जन लाइट आती है, इसमें ऐसे आई मान लीजिए, तो ये जन लाइट बनाया हमने, तो इनके ऐसे फाइबर होते हैं, ऐसे ये इनका ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होता है कि ये एक प्लेन, जो 2 प्लेन है ना, सिर्फ एक प्लेन के वाइब्रेशन को ही आगे बढ़ने, बाकी जो उसके उस डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते हैं धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते चले जाते हैं। जैसे हम ये बना रहे हैं, तो ऐसे बनाएंगे कि ये अभी यहाँ आया तो ये एब्जॉर्ब होना चालू हुआ, डॉट पास किया, और एब्जॉर्ब हुआ, डॉट पास किया, और एब्जॉर्ब हुआ, डॉट पास, अब अंत में करीब करीब डॉट ही यहां से निकल गया। तो ये जो प्रोसेस है, क्या मतलब कौन सा प्रोसेस, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का। डाइक्रोइज्म सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो इन मटेरियल्स के ऐसे ये जो मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज होते हैं कि वो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर सकते हैं।
कई मल्टीपल प्लेन में वाइब्रेट नहीं, जैसे 3D में तो मल्टीपल होना चाहिए, तो अक्सर सब चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। बट कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में होगा, तो क्या होगा, उस प्लेन के तो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और आगे वो एनर्जी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशन वो एब्जॉर्ब ही नहीं, वो उसको एब्जॉर्ब में उस तरह वाइब्रेट नहीं करते, मतलब वो वहीं पे एनर्जी समाप्त हो जाती है। सो एक सिलेक्टेड उनका ये सब कुछ कैसा होता है, उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से ऐसा होता है। ऐसे ही चीज़ों को हम लोग पोलराइजर्स कहते हैं, और यही प्रोसेस की तरफ फॉलो होता है, तो ऐसे ही चीज़ों को हम लोग पोलराइजर्स कहते हैं, पोलराइड कहते हैं। पोलराइड भी कहा जाता है, इन्हीं चीज़ों को हम लोग पोलराइड कहते हैं, है ना। अब ये कैसे होता है ये नहीं हम लोग को पढ़ना है, ये केमिस्ट्री हम लोग नहीं पढ़ना, बट ये ऐसा इस सब में नहीं होता, कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जिसको पोलराइड कहते हैं, इन्हीं से पोलराइड्स बनते हैं। और हालांकि जो पोलराइड है ये जनरल, ये एक ब्रांड नेम है, पोलराइड एक कंपनी का नाम है जो पोलराइजर बनाती है। असली में इसका नाम होना चाहिए क्या, पोलराइजर, बट पोलराइड एक कंपनी थी जो पोलराइजर्स बनाया कर, शुरू में वही पोलराइजर बनाती ही थी, इसलिए इतना फेमस हुआ कि उसी को आज हम पोलराइड कहना चालू हुए। ऐसा बहुत होता है ना, बहुत सारे ऐसे कंपनियां होती हैं जो ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है जो कोई दूसरा नहीं किया, तो वो प्रोडक्ट का नाम ही वो कंपनी का नाम बढ़ जाता है, नहीं। जैसे कि ये है, जैसे ये नाम हम पोलराइजर, जैसे होता है जेरोक्स, हम बोलते हैं जेरोक्स करा लीजिए, बट बोलना चाहिए फोटो कॉपी करा लीजिए। जेरोक्स तो मशीन कंपनी का नाम जो फोटो कॉपीज बनाती है। ऐसा बहुत सारा है। जेसीबी, वो जो खुदाई करते, तो ऐसा कुछ भी ऐसा दिख गया तो लगे जेसीबी जा रहा है, जेसीबी। अरे कुमात्सु है, स्कॉट है, बहुत सारा है ना। मैगी आप लोग खाते हैं, मैगी तो नूडल्स होता है, वो मैगी नाम से इतना फेमस है। वैसे ही पोलराइड कंपनी का नाम था जो शुरुआत में पोलराइजर्स बनाती थी, और पोलराइजर्स के अंदर यही काम होता है। सिंबॉलिकली हम लोग सिंबल हम लोग ऐसा बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। पोलराइड का सिंबल हम लोग ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे हम लोग। कहीं कहीं लोग ऐसे ही बनाते हैं तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं, कहीं कहीं लोग देखेंगे ऐसे ही बनाया रहता है, सब एक ही बात है। इस सिंबल बनाने के पीछे कुछ उद्देश्य है, कोई भी सिंबल कुछ उद्देश्य से लेकर बनाए जाते हैं। इससे इसलिए क्यों बनाया गया है, इससे सिंबल क्यों बनाया गया, पहले समझेंगे हम लोग। देखिए, पोलराइजेशन एक ऐसी घटना है जो ये बता सकती है कि ये वेव ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है। दिस इज द ओनली फिनोमेना, पोलराइजेशन, which can differentiate between a longitudinal and transverse wave। कैसे, देखिए, जैसे ये आप एक इमेजिन कीजिए विंडो, खिड़की घर का, जिसमें से रॉड लगे रहते, बस नहीं सिर्फ रॉड, ऐसा रॉड लगे रहते, वो खिड़की जूम कीजिए, तो हमारे आपके बीच में वो खिड़की ऐसा पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमने इसमें से एक स्ट्रिंग पास किया, धागा, आप पकड़े आगे और मैं इधर से पकड़ा, ऐसा ये स्ट्रिंग ऐसा दिख रहा है ना, ये ऐसे रॉड दिख रहा है आपको ऐसा, और हमने ऐसा धागा पास किया, आप पकड़े, हम भी पकड़े। अब मैं स्ट्रिंग को ऐसे वाइब्रेट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे से वाइब्रेशन करा रहे हैं, तो ये वेव आपके हाथ पहुंच जाए, बिकॉज ये पैरेलल ऐसे चल रही है। ऐसे करेंगे तब तो आपके हाथ में वेव पहुंच जाएगी, बट हम ऐसे करें, इसके नॉर्मल करें तो यहीं टकरा कर रुक जाएगा। जो गैप है वो रस्सी के डायमीटर से जस्ट फिटिंग, मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा है ये गैप, तो रस्सी अगर ऐसे और अलोंग जो गैप अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कराएंगे तब तो वेव आपके हाथ तक पहुंचेगी, अगर ऐसे करेंगे तो वेव नहीं पहुंचेगी। सही बात।
उल्टा समझिए, अगर हम इसी को अगर हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे और घुमा कर हम ऐसे कर दिए, तो फिर ये अगर पहुंच भी रहा था ऐसा, पहले तो पहुंच रहा था, ऐसे करते ना इसको ऐसा घुमा दे, तो फिर आके मेरा यहीं रुक जाएगा, आपकी तरफ वेव नहीं जाएगा, बिकॉज ये ट्रांसवर्स वेव है। इसको रोक इस खिड़की से इसको घुमा के इसको रोका जा सकता है। लेकिन थिंक ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, जिधर वेव चलती है ऑसिलेशन उधर ही होते हैं। अगर इधर वेव जा रही है तो ऑसिलेशन ऐसे होंगे, है ना। अब देखिए ऐसे हमने ये जो विंडो लिया, ऐसे लिया, ठीक है, आपको दिखे इसलिए। अब क्या होगा कि ये आप ही तरफ करते ऐसा लिया, अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव इसमें से पास करा रहे हैं, तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल आप मेरे से निकल के आपकी तरफ जा रही है ऐसे, तो अगर जाएगी तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन ऐसे होते हैं, तो वह खिड़की में पास होता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है तो पार कर जाएंगे नहीं, वाइब्रेशन इधर ही होना पार कर जाएंगे। इवन अगर हम राइट एंगल घुमा देंगे तो भी वो क्या होगा, पार कर जाएंगे, है ना। सो अगर हम ट्रांसवर्स वेव ले रहे हैं तो उसको ऐसा खिड़की घुमाने से फर्क पड़ेगा, बट लॉन्गिट्यूडनल को हम वाइब्रेट होना है तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, उधर वाइब्रेशन तो पार कर ही जाएगा। इसलिए कह रहा है कि अगर हम किसी वेव को इसी खिड़की को ऐसा फोटो बना है, ये रॉड मन में मान के चलिए सिंबल बनाया गया है कि अगर वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं तो पार इसको नहीं कर सकते, और ऐसे वाइब्रेशन हो रहे हैं तो इसको पार कर जाएंगे। तो कहता है कि अगर हम ट्रांसवर्स वेव हम लोग पार भेज रहे हैं तो ट्रांसवर्स वेव को हम लोग अपने पोलराइड को घुमा के उसको रोक सकते हैं, बट लॉन्गिट्यूडनल को नहीं रोक सकते। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड but longitudinal wave cannot be polarized. So this is how polarization can differentiate between a transverse wave and a longitudinal wave. कुछ और बातें करेंगे। Now let us take two polaroids. इसके जैसा दो पोलराइड लिया जाए, ऐसे सामने ऐसे एक ये लिए और इसी के सामने एक ऐसा और लगा दिए, इसी के सामने एक और यहाँ पोलराइड लगा दिए। अब समझिए बात को। अब क्या होगा अगर दोनों का ऐसे पैरेलल है, मेरे उंगलियां दिख रही होंगी आपको, दोनों एकदम एक पर ऐसे था, ये एक पर एक हमने लगा दिया। अगर दोनों ऐसे है तो अगर स्ट्रिंग में पास कराऊं ऐसा और ऐसे वर्टिकल ऑसिलेशंस कराऊं तो बोलिए पास कर जाएगा कि नहीं? अभी भी पास कर जाएगा, बोलिए। लेकिन मान लो अभी पास कर रहा था, अभी मैं इस वाले हाथ को ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे राइट एंगल रोटेट कर दिया, ये तो ऐसे था, पैरेलल थे पहले में और वे पास कर दिया। अगर हम ऐसे रोटेट कर देंगे तो इस हाथ से तो पास करेगी, लेकिन इस हाथ में क्या हो, रुक जाएगी। तो हुआ क्या, ऐसा दो पोलराइड लिया गया, ठीक है, दो पोलराइड ऐसा लिया गया और हम बना देते हैं डायग्राम। एक पोलराइड ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो इसके मान लीजिए हमने एक्सिस ऐसे बना दिए हैं, ऐसे बनाने का मतलब ये रे पास करेगी, डॉट वाली पास इसमें से नहीं करेगी, है ना। तो यहां तो हमने दोनों बनाया है, डॉट भी बनाया है, जनरल लाइट बनाया इधर हमने। तो बालक इसमें से जो निकलेगा तो कैसा बनाओगे, सिर्फ ऐसा बनाओगे, बिकॉज वही पास करेगा जो इसके पैरेलल है। अब डिपेंड करता है इस पे कि ये कैसे है, नहीं अगर ये भी ऐसे पहले के जैसा ही बना हुआ है, अगर पहले के जैसा ही बना हुआ है तो क्या होगा, अभी भी पास कर जाएगा ये, सही बात। तो ये कैसा लाइट था, जनरल लाइट था, ये कैसा लाइट हो गया, पोलराइज लाइट हो गया, ये भी कैसा होगा, पोलराइज लाइट होगा। दोनों पोलराइड ही है। इसको बोलते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं कि ये
जनरल लाइट को पोलराइज कर रहा है तो इसको बोलेंगे पोलराइजर, इसको बोलते हैं पोलराइजर। एंड दिस विल एक्ट एज एनालाइजर। एनालाइजर एनालाइज कर सकता है, क्या चीज को एनालाइज कर सकता है? देखो अगर हम क्या करें, दोनों को पैरेलल रखें और ये तो ये लाइट यहाँ हमको इंटेंसिटी दिखाई देगी। एक्चुअली ये जानते रहिए, एक बात और यहाँ जान लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। अगर ये आई नॉट इंटेंसिटी की जनरल लाइट गिरी तो जब भी कभी, ये एज ए रूल याद कर लीजिए कि जब भी कोई जनरल लाइट किसी पोलराइजर से पास होती है तो इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। जब भी कोई जनरल लाइट passes through a polarizer, it loses half its intensity. Actually, you can say that कि जब हम लोग बनाते थे तो अगर मल्टीपल प्लेन है तो उसको दो प्लेन में सारा रिजॉल्व कर सकते हैं, तो एक प्लेन खत्म, एक प्लेन बचा, आधी एनर्जी समाप्त हो जाती है। एज ए रूल याद रखिए। अब इसके बाद क्या हुआ, इधर से लाइट जलाया गया, दोनों को एक पैरेलल एक्सिस पर रखा गया, तो यहां से हम देख रहे थे, यहां को लाइट दिखाई दिया। बट इसको अगर हम राइट एंगल घुमा दे तो यहां अंधेरा हो जाता है। इसको अगर राइट एंगल घुमा दे, इसके राइट एंगल पर रख दे तो यहां अंधेरा हो जाता है। एंड दिस प्रूव्स दैट लाइट इज ए क्या, ट्रांसवर्स वेव। बिकॉज अगर दस ऐसे खिड़की दोनों हो तो साउंड बोला जाए तो पार कर जाएगा, खिड़की अगर ऐसे रख दे तो भी वो पार कर जाएगा साउंड, बिकॉज साउंड कैन नॉट बी पोलराइज्ड। सो दिस पोलराइड इज एक्टिंग लाइक एनालाइजर, माने इट इज एनालाइजिंग वेदर द रे इज ट्रांसवर्स और longitudinal, so it is known as analyzer. So this is how we proved practically कि light is a transverse wave. This is the polarizer and analyzer. Now the main thing is that कि यहाँ तो चलो इसके पैरेलल है, but if not at right angle, suppose we have turned rotated that analyzer at some theta angle, then what will happen? क्या अभी भी जीरो हो जाएगा? कहते हैं नो, some part of that light will pass, not all but some part of the light will pass through analyzer, and for that we have a formula which is known as Malus law. इस टॉपिक में दो फॉर्मूले हैं, एक ब्रेरेस्टर वाला tan IP = mu और एक Malus law. Malus law क्या है? ध्यान रहे, हम यही लिख देते, ये गलती आप लोग करते हैं, यही लिख देते पहली बार। Malus law फॉर पोलराइज लाइट है ये। Malus law पोलराइज लाइट के लिए ही लगता है, ये Malus law नहीं है। कोई भी जनरल लाइट पोलराइजर से पास करेगी तो आधी इंटेंसिटी हो जाएगा। अब जब कोई पोलराइज लाइट किसी पोलराइजर पर गिरती है तब उसमें से कितना निकलेगा, ये बात हम, इसके लिए Malus law है। पोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन ए पोलराइजर। So this is a polarizer having this transmission angle axis, ये ऑप्टिकल एक्सिस इससे पास करेगा। सपोज एक लाइट आ रहा है, ऐसे आएगा तो पार कर जाएगा, ऐसे जाएगा तो रुक जाएगा, वो ऐसा थीटा पे आया। समझ में आया सबको? ये वाइब्रेशन उसका थीटा पे है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन थीटा पे है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए ये हाई इंटेंसिटी लाइट आया लेकिन थीटा पे आया, तो क्या हो, तो हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे, इधर आएगा ई कॉस थीटा और इधर आएगा ई साइन थीटा आएगा। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट रुक जाएगा, कौन पास करेगा बालक, तो ये ई साइन थीटा वाला रुक जाएगा, नॉर्मल वाला ये वाला पास कर जाएगा। सो जो लाइट आया उसका आई जो है प्रोपोर्शन होगा किसके, ई स्क्वायर का, जो आई इंसिडेंट हुआ है ये पोलराइज लाइट का है, ये पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी जो गिरा है, आई लिखते हैं, पोलराइज मतलब पास मत समझ लें। सो जो पास किया आई डैश लिखते हैं, वो किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ई कॉस थीटा का प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
जो उसको पास कर गया। सो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो वी हैव आई डैश अपान आई इक्वल टू ई कॉस थीटा का स्क्वायर अपान ई स्क्वायर। सो वी हैव आई डैश इज इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा and this is known as Malus law. This is known as Malus law. ठीक है, फिर से यहाँ पे कौन ये Malus law किसके लिए वैलिड है? फॉर ए पोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन ए पोलराइजर। आप फिर से यहाँ नोट कीजिए सब लोग, आप लोग गलती करते हो, यहाँ नीचे लिखिए। सो अकॉर्डिंग टू Malus law, according to Malus law, if a polarized light of intensity I, polarized light of intensity I is incident on a polarizer, with its vibrations at angle theta, with transmission axis of polarizer लिखिए, transmission axis of polarizer, then the intensity of light after passing through the polarizer is given by I dash equal to I cos square theta. ठीक है, सो इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये सारे मेथड हो गए, इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग Malus लॉ पे। ये जेई का क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि दो पोलराइड्स है। अब हम डायग्राम बना रहे हैं इसलिए कि आपको सब डायग्राम बना कर नहीं दिया, हम भी डायग्राम नहीं बना रहे। यहाँ पे पोलराइड ए रखा, पोलराइड बी रखा। कहाँ से? यहाँ से इंटेंसिटी आई नॉट गिरा तो यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 था। ध्यान रहे, यहाँ पे एक पोलराइजर था कि यहाँ पोलराइजर था, पोलराइजर ए पोलराइजर बी। कहा आई नॉट गिरने से यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 था। फिर उन्होंने कहा कि ए और बी जहाँ हैं वो तो वैसे ही पड़े हैं, एक और पोलराइजर सी नया ले आए। वही लाइट, यहाँ से लाइट, सेम लाइट आई नॉट आ रही थी, ए जैसा था, इसमें कोई चेंज नहीं किए। जो सी आया, सी आने के बाद यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 8 हो गया, इंटेंसिटी आई नॉट बाई 8 हो गया। कहा देन फाइंड एंगल बिटवीन transmission axis of transmission axis of A and B, angle between transmission axis of A and B। सोचिए तो जरा, अपने से कीजिए, तो पॉज कीजिए, यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिए तो जरा, बताइए तो कैसे होगा।
उम्मीद करते हैं सब लोग किए होंगे, पॉज करके आंसर निकाल लिए होंगे। बताएं कितना आंसर आया। तो हालांकि यहाँ आई नॉट है, यहाँ I0/2 है। हम तो जानते हैं कि यहाँ ये अगर पोलराइजर है तो यहाँ तो इंटेंसिटी I0/2 हो ही जाएगी पहले तो इसको पार करते ही, लेकिन यहाँ भी I0/2 ही रही, यानी इन दोनों का जो एक्सिस था वो सेम पैरेलल रहा होगा, तभी तो जो यहाँ था वो यहाँ हुआ। तो मैंने ए बी कैसा रखा हुआ है, एक ही एक्स उनका ट्रांसमिशन लाइन पैरेलल है। अब यहाँ आओ, अब यहाँ अगर अब ये जरूर कुछ चेंज किया, मान लो थीटा कहा कि बी सी के बीच में बताइए चाहे ए सी दोनों एक ही होगा, बिकॉज अगर दो पैरेलल लाइन ऐसे है, दो लाइन पैरेलल है, अब तीसरी लाइन अगर ऐसा खींचोगे तो ये दोनों तो सेम एंगल पर, अगर ये थीटा हो दोनों से ही क्या बनेगा, थीटा बनेगा, नहीं समझे बात। अगर दो लाइन्स वर्टिकल आपने ऐसा खींच लिया और एक लाइन इससे थीटा बनाया, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। सो जो एंगल ए का सी से होगा वही बी का भी, बिकॉज ए एंड बी आर पैरेलल लाइंस। सो इससे भी थीटा होगा और इससे भी थीटा होगा। सो मान लेते थीटा हमारा आंसर हुआ। तो अब यहाँ I0/2 है तो यहाँ कितना होगा, I0/2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तो I0/2 हुआ राइट, इससे पास किया I0/cos स्क्वायर इतना हो गया। अब इसमें से गया तो जब लाइट इससे पास किया एंगल पर तो ऐसे हो गया। इससे पहले ये ऐसे हॉरिजॉन्टल था, ऐसे आपके तरफ करता ऐसा हॉरिजॉन्टल था, और ये थीटा तो थीटा पर जा रहा है। ये देखिए ए है, ये पहले ऐसे निकलता था, ये ए का लाइन ट्रांसमिशन लाइन, पहले लाइन ऐसे आती थी। अब यहाँ ये जो पोलराइजर थीटा पे है तो वो ऐसे होकर लाइट निकलेगी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसे निकलेगी तो अगला अपना बी पे भी ये एंगल क्या होगा, वो तो नहीं थीटा हो जाएगा। सो फिर इसको रोटेट करना होगा, तो यहाँ फिर कितना हो जाना चाहिए, I0/2 cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू कितना, I0/8। सो यहां से हो गया कि cos स्क्वायर थीटा इज 1/4। नहीं, यहाँ की वैल्यू हो गई, यहाँ कितना वैल्यू आ गया, यहाँ cos स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पर। अब इसका हम लोग फिर से एंगल cos स्क्वायर लेंगे तो दूसरा सही लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इट विल बिकम कितना यहाँ पर 8। सो हो गया cos स्क्वायर cos पावर 4 थीटा नहीं इज 1/4। सो cos थीटा इज 1/√2 है ना, इसलिए आंसर हो गया थीटा इक्वल टू कितना, 45 डिग्री आंसर हो गया। तो एक बढ़िया क्वेश्चन आता, बाकी तो सिंपल ही आता हमेशा, थीटा दे दिया इतना घुमा दिया तो क्या होगा। तो ध्यान रखना एंगल कौन से लेना है, ध्यान देना है कि नहीं, एंगल कौन सा लेना है, तो जो वाइब्रेशन है लाइट का और उसका ट्रांसमिशन लाइन जो उसके बीच का एंगल थीटा आपको लेना, ध्यान रखना है ना। ओके, सो वी हैव फिनिश दिस टॉपिक पोलराइजेशन एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक इन वेव ऑप्टिक्स। और इस तरह से वेव ऑप्टिक्स का सारा पढ़ लिया हम लोगों ने कंप्लीट। ये आपका सभी एग्जाम के लिए सभी लेवल पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये दोनों जो टॉपिक हैं डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये मेंस में ही है, एडवांस में नहीं है, इंटरफेरेंस दोनों में है, बट हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। इस तरीके से वेव ऑप्टिक्स हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।